लुसिटा ने इस लड़की एलिजाबेथ को अपने साथ रखा ही इसलिए था ताकि इसके बहाने माइकल भी इससे मिलने आता रहे। माइकल अपनी बेटी से मिलने आएगा तो मुझसे भी मिलेगा। पहले पहले तो इसका मकसद यही था, लेकिन मैंने आपको बताया लुसिटा का भी दिल फारफ्री पर आ गया है। और एलिजाबेथ को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने में कि लुसिटा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसे अपने पास रख कर बैठी है। वो कोई उसकी सच्ची दोस्त नहीं जैसा उसने शुरू में उसको दिखाया था। और फारफ्री भी अब बदल चुका था। वो इंसान नहीं था जिसके साथ कभी इसने डांस किया था। वह माइकल को समझ में आ गया था। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे तो उसको समझ में आ गया था कि लुसिटा को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। इसने डायरेक्टली जाकर उससे बात की कि लुसिटा चलो चलकर शादी कर लेते हैं। तो लुसिटा बोली तुम जल्दी कर रहे हो। वो बोला चुपचाप कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो बोली चुपचाप क्यों कर लेंगे, कोई चोरी कर रहे हैं क्या? करूँगी तो सबके सामने करूँगी, ऐसे चुपचाप नहीं करूँगी। माइकल ने उससे पूछा तुम आजकल मुझे टाइम क्यों नहीं देती? जब वो वहाँ से चला गया तो इसने पीछे से क्या सोचा कि मैं कोई नौकर थोड़ी हूँ इसकी जो खुद को इसके साथ बांध लूँगी। एलिजाबेथ को साफ दिख रहा था कि इसका फादर और फारफ्री दोनों लुसिटा के पीछे बावले हुए जा रहे हैं। और ये तो उन दोनों के लिए जैसे गायब सी हो गई है। फारफ्री का तो चलो मानते हैं, वो कौन ही लगता है इसका, लेकिन दुख इसे इस बात का होता है कि इसका खुद का फादर इसे नेगलेक्ट करता है। यहाँ इस नोवेल में एक लाइन है जो बड़ी सच्ची है कि औरत की किस्मत कुछ ऐसी है कि उसे उन चीज़ों के लिए भी माफ़ी मांगनी पड़ती है, उन चीज़ों के लिए भी झुकना पड़ता है जो उसने नहीं की। अभी तक माइकल को पता नहीं कि लुसिटा फारफ्री को पसंद करने लगी है। एलिजाबेथ चाहे तो अपने फादर को ये सब कुछ बता सकती है और अभी हंगामा खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये चुप बनी रहती है और चुपचाप खड़ी होकर के सारा खेल देख रही है। माइकल क्या करता है, अपना एक नया मैनेजर अपॉइंट करता है जोब को। जोब वो ही जो इससे पहले मैनेजर का काम मांगने आया था, मैंने आपको बताया था। उसको इसने काम पर रख लिया और बोला हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फारफ्री इस बिज़नेस से बाहर हो जाए। और जॉब तो फारफ्री से नफरत करता ही था, जो पहले इसकी जॉब खा गया था। तो ये रेडी हो गया कि सर हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये बिज़नेस से बाहर हो जाए। एलिजाबेथ को ये आदमी जॉब कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन माइकल अपनी बेटी की बिल्कुल नहीं सुनता था। वो बोलता था चुप बनी रहो। अब क्या हुआ, उस साल मौसम कुछ खराब सा लग रहा था, खराब चल रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। तो माइकल और जॉब ने सोचा कि ये अच्छा मौका है फारफ्री को बिजनेस से बाहर करने का। है कि कास्टरब्रिज और इसके आसपास के गांव के सारे किसान पूरी तरह से मौसम पर डिपेंड करते हैं। तो एक काम करते हैं, पता करते हैं कि इस साल मौसम कैसा रहेगा। तो ये गए एक हर्मिट के पास, एक साधु के पास, जो मौसम को लेकर प्रेडिक्शंस करता था। वो बोला कि इस साल लास्ट फोर्टनाइट अगस्त के महीने में बारिश बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो माइकल ने क्या किया, इस प्रेडिक्शन को एक हथियार मानते हुए, सच मानते हो, उसने बहुत सारा अनाज एडवांस में खरीद लिया कि अब इसे प्रॉफिट में बेचूंगा, यानी कि जमाखोरी। मतलब खराब मौसम का मतलब खराब खेती, अनाज बचेगा नहीं, प्रॉफिट में बेचूंगा, जमाखोरी करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बारिश तो हुई ही नहीं, मौसम एकदम साफ बना रहा और अनाज का दाम गिर गया। तो सोचा था उससे उल्टा, और अनाज इसने इतनी क्वांटिटी में खरीद लिया था कि इससे डर था इसके सड़ने से पहले अगर इसको बेचा नहीं तो और लॉस में चला जाऊंगा। तो इसने सस्ते दामों में अनाज बेच दिया। बहुत भारी नुकसान हुआ इसको। और इसका सारा अनाज किसने खरीदा? फारफ्री ने। अब ये सब का जिम्मेदार अपने मैनेजर जॉब को मानता था, जॉब को मान रहा था। इसने उसको गाली दी, इसने उसको अपने काम से निकाल दिया। और सारा अनाज जो फारफ्री ने खरीदा था कम दामों पर, फिर क्या हुआ, मौसम खराब हो गया और खेती भी खराब हो गई। मतलब जैसे ही इसने बेचा अपना अनाज, उसके तुरंत बाद मौसम खराब हो गया। और फारफ्री जिसने सस्ते में खरीद लिया था अनाज, अब वो प्रॉफिट बनाने वाला था। माइकल की किस्मत वाकई बहुत ख़राब चल रही थी। उसे यकीन हो गया था कि देखना, अब ये मेयर का पद भी इससे छीन लिया जाएगा और ज़रूर फारफ्री को बना दिया जाएगा इस टाउन का नया मेयर। अब एक दिन इसके पास एक कांस्टेबल आया, आके बोला सर हमारे जो टाउन के मेयर साहब हैं वो है नहीं, तो क्या आप आकर एक बूढ़ी औरत का केस संभाल सकते हो? कल वो केस देखना है सर, आप देख लीजिए। ये बोला ठीक है। अब अगले दिन इसे केस के लिए जाना था। तो इस रात इसने क्या किया, इसने देखा कि ये फारफ्री लुसिटा से मिलने आया। इसने पूरी बात जानने के लिए उन दोनों का पीछा किया। इसने चुपचाप पूरी तहकीकात की। इसे पता चला कि फारफ्री के मन में लुसिटा के लिए कुछ फीलिंग्स है। ये देखकर इसे बहुत जेलसी हुई, बहुत झटका लगा। ये चुपचाप जाकर लुसिटा के घर पर वापस बैठ गया जाके। जब लुसिटा लौट कर आई तो ये बोला अभी की अभी तुरंत मुझसे शादी करो, वरना मेरे पास तुम्हारे सारे दिए हुए लव लेटर्स हैं। तूने अगर मुझसे शादी नहीं की तो सबके सामने तुझे बदनाम करके रख दूंगा। ये दबाव में आ गई और बेहोश हो गई।
इस वक्त एलिजाबेथ ने अपने फादर का एक अलग ही रूप देखा। इसने अपने फादर से कहा कि आपको इस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। वो बोला मुझे अकेला छोड़ दो, और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह ये गया टाउन हॉल में केस देखने के लिए, जिसके लिए इसको बुलाया गया था। अब टाउन हॉल में जाकर ये देखता है कि बूढ़ी औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने। वो एक ओल्ड वुमन थी। उससे पूछा गया क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो बोली हाँ, 20 साल पहले मैं एक फर्मेटी में वेडन पियर में शराब सर्व करती थी। तो एक क्लर्क बोला हुजूर इस बात का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो औरत बोलती रही कि वहां एक दिन एक आदमी आया अपनी बीवी और एक बच्ची के साथ में, और उसने अपनी बीवी और बच्ची की नीलामी कर दी। उसने माइकल की तरफ देखकर कहा क्यों, कुछ याद आया मेयर साहब? तो माइकल को तो चारों तरफ से किस्मत ने घेर लिया था। बीवी गई, बेटी गई, बिजनेस गया, गर्लफ्रेंड गई, और अब तो मार्केट में थोड़ी बहुत इज्जत बची थी मेयर के तौर पर, वो ये उतार रही थी। वो बोली अरे ये आदमी क्या मेरा जजमेंट देगा जो खुद करप्ट है? माइकल का चेहरा बता रहा था सबको कि ये औरत जो बोल रही थी वो सच था। वो कोर्ट से उठकर चला गया, और अब ये पूरे टाउन में बात फैल गई कि माइकल ने कभी अपनी बीवी और बच्ची को बेचा था। लुसिटा तक ये बात पहुंची तो वो सोचने लगी कि मैं कैसे आदमी से शादी करने की सोच रही थी, और वो उस टाउन को छोड़कर जाने का फैसला उसने कर लिया। और बाद में इसने फारफी से शादी भी कर ली। ये कुछ नहीं कर सका। ये माइकल से बोली आज तक जो भी खर्चा तुमने मुझ पर किया है मैं सब लौटा दूंगी। और माइकल वहां से गुस्से में चला गया। ये कुछ कर भी नहीं सकता था। लिसिडा की जब फारफी से शादी हो गई, लिसिडा ने फारफी से पूछा क्या एलिजाबेथ भी हमारे साथ रह सकती है? इस बेचारी का रहने के लिए कोई घर नहीं है। वो मान गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। लेकिन एलिजाबेथ बेचारी नहीं रह सकती थी इन लोगों के साथ में। फारफी से कभी इसने प्यार किया था, और आज वो किसी औरत के साथ में रहेगी जो कि फारफी की बीवी है। यहाँ उसने वो घर छोड़ दिया और अपने दम पर रहने के लिए चली गई, अपने फादर के घर के पास में। जाने से पहले लुसिटा के लिए एक नोट छोड़ दिया, और पूरे टाउन में फारफी की शादी को लेकर जो जश्न का माहौल था, खुशियाँ मना रहे थे लोग, क्योंकि फारफी अब एक हीरो बन चुका था इस टाउन में, वो देखती हुई जा रही थी। और माइकल की स्टोरी भी इस टाउन का बच्चा बच्चा जान चुका था कि कभी उसने अपनी बीवी और बच्ची को बेचा था। और जमाखोरी वाला कांड जो उसने किया था, तो पूरा का पूरा नाम इसका मिट्टी में मिल चुका था। जो थोड़ी बहुत रेपुटेशन बाकी थी वो भी चली गई। और एलिजाबेथ को एक दिन ये भी सुनने में आया कि इसका फादर बैंकरप्ट हो चुका है, यानी इसने कर्जदारों से जो पैसा लिया था उसे वो लौटा नहीं सका और दिवालिया हो गया। उसने अपने कर्जे चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपनी गोल्ड की घड़ी भी, न जाने क्या क्या, उसका फर्नीचर, उसका दूसरा सामान, सबकी नीलामी कर दी गई, उसके घर की भी। सारे उसका साथ छोड़ चुके थे, सारे के सारे, सिवाय एक इंसान की। वो थी उसकी बेटी एलिजाबेथ, जो अपने फादर के लिए कुछ फील करती थी और अपने फादर से मिलना चाहती थी। उसने खत लिखा, एक लेटर लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। वो कहना चाहती थी अपने फादर से कि मैं आपको कभी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगी फादर। घर तो उसका बिक चुका था, और अभी वो अपने मैनेजर जोब के साथ रह रहा था, छोटे से कॉटेज में उसके। जोब वही आदमी जिससे इसने कितना बुरा बर्ताव किया था, गाली दी थी, काम से निकाल दिया था, लेकिन अभी भी ये इसका वफादार था। माइकल का घर, गाड़ी, सब कुछ फारफी ने खरीद लिया था। एलिजाबेथ को सब पता था, पूरा बिजनेस खरीद लिया था। वर्कर्स भी अब खुश थे उसके साथ में। वहाँ माइकल बोला कि अब तो मेरा शरीर और आत्मा ही बाकी है, जो फारफी ने अब तक नहीं खरीदा। अब एक दिन एलिजाबेथ को पता चला कि इसके फादर की तबीयत बहुत ही ख़राब है। ये भागकर बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने फादर के पास गई। ये अब तक उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता था, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने फादर की केयर करती रही, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो गया। और अब जाकर इसके मन में इसकी बेटी के लिए प्यार जागा। इसका सारा घमंड टूटा। इसने अपना घमंड छोड़कर फारफी के यहाँ पर नौकरी करने का फैसला किया, क्योंकि कुछ तो करना था। और उसे खबर मिली कि फारफी को अब मेयर बनाने वाले हैं यहाँ के लोग। उसकी आंखों के सामने फारफी लुसिटा के साथ निकलता था, जाता था। वो बस अपने दिन गिन रहा था। वो दिन गिन रहा था जिस दिन इसने कसम खाई थी कि 20 साल तक शराब नहीं पीऊंगा, हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और एक संडे एलिजाबेथ को अपने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। उसने जब अपनी खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखा तो इसके फादर ने खूब शराब पी रखी थी। 20 साल उसके पूरे हो चुके थे उसकी कसम के।
दोस्तों यहाँ इस कहानी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन की थीम को फॉलो किया गया है। यहाँ माइकल का शराब पीना उसकी प्राइड से लिंक्ड है, यानी ये शराब इसलिए पीता है ताकि खुद से नफरत कम कर सके। इसका घमंड ही था जो ये अपने से जवान आदमी को तरक्की करता बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके आगे की कहानी लास्ट पार्ट में सुनाएंगे। उम्मीद करता हूँ अब तक ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई है दोस्तों। इसका लास्ट पार्ट जरूर सुनना, बहुत ही कमाल का होने वाला है।